हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। एक डेरिवेशन ये होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डायपोल पर कैलकुलेट करेंगे। इस लेक्चर में 3 डेरिवेशंस आपका कवर होगा। टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, जनरल पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके पास कवर होंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल के प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जब लास्ट किया था वहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बताए थे। मैंने बोला था कि जब मैं अगली लेक्चर लूँगा तो यहीं से शुरू करूँगा। तो जिन्होंने पहला लेक्चर देखा है इलेक्ट्रिक डायपोल का उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नहीं देखे हैं, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, तो आप यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। -q + q चार्ज आपके पास है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको P से डिनोट करते हैं। ये आपके पास एक्सियल है, जहाँ इंटेंसिटी कैलकुलेट करना होता है वहाँ पे +1 चार्ज लेते हैं। एक्सियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो 2kp/r³। तो इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 2kp/r³ होता है। और r क्या है? मिड पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो होता है वो r होता है। इस मिड पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास r है। अब आपके पास इस पॉइंट पे तो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में एक्सियल होता है, ये आपके पास डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन। इक्वेटोरियल का मतलब होता है कि एक्सियल पर परपेंडिकुलर होना चाहिए और इसके मिड से पास होना चाहिए। यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है और वो kp/r³ होता है। r क्या है? इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस है। जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हो वहाँ पे हम +1 मान लेते हैं। यहाँ पे निकालोगे तो डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ -q और ये +q है। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। एक्सियल निकालोगे तो डायरेक्शन ये होगा। इक्वेटोरियल में डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। डायपोल मोमेंट के अपोजिट, यहाँ पे +1 लेंगे, यहाँ पे +1 +1 +1। और आपके पास पता है कि एक्सियल होता है 2kp/r³, इक्वेटोरियल होता है kp/r³, kp/r³। ये इसलिए मैं रिपीट किया इस लेक्चर में, जनरल पॉइंट पे ये बहुत नेसेसरी है, समझने के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डायपोल के जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। पहले हम लोग उसके डिफिनीशंस को डिफाइन कर लिए कि कंसीडर इलेक्ट्रिक डायपोल इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज -q एंड +q सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस एज शोन इन फिगर। वेरी इंपॉर्टेंट लिखे और स्टार मार दिए। कुछ क्वेश्चंस में हम डेरिवेशंस में स्टार मार दें, इसका मतलब है कि वैसे क्वेश्चंस आपको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट पड़ेंगे। -q +q आपके पास है। डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शंस होता है निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। P का डायरेक्शंस ये हुआ। इस मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था। अब ये जो आपके पास पॉइंट है कोई जनरल पॉइंट, यहाँ से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है मिड पॉइंट से लेके r डिस्टेंस पे, जो कि एक जनरल पॉइंट है। एक्सियल के लिए 2kp/r³ मैंने अभी बताया, इक्वेटोरियल के लिए kp/r³ बताया। अब देखो P आपके पास है, एक्सिस से थीटा एंगल पे आपके पास r है, तो जिसके साथ थीटा बना उसके साथ P cos थीटा गया। तो P जिसके साथ थीटा उसके साथ cos थीटा गया। P cos थीटा के परपेंडिकुलर ये भी है, बट परपेंडिकुलर ये भी है। वो परपेंडिकुलर लेते हैं जिसके बीच में P आ जाता है, जिसके बीच में P आ जाता है। तो जिसके साथ थीटा उसके साथ cos थीटा, P cos थीटा के परपेंडिकुलर में P sin थीटा, दोनों के बीच में P रहेगा आपके पास।
और एक का टेल, तो तीनों का टेल इस पॉइंट पे हो गया, तीनों का टेल इस पॉइंट पे, तो डायरेक्शन आपको पता चल गया। अब इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना है। ये डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में कितने डायपोल मोमेंट है, P cos थीटा, तो ये एक्सियल हो गया, ये आपके पास क्या है, एक्सियल है, तो P cos थीटा एक्सियल हो गया। तो एक्सियल के लिए क्या होता है, 2kp/r³। जहां P है इस बार P cos थीटा रख दीजिए, जहां पर P है वहां पर P cos थीटा रख दीजिए, तो यहाँ पे 2k और P के जगह P cos थीटा/r³। अब एक्सियल इक्वेटोरियल करेंगे तो एक्सियल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये आपके पास परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है और परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है और परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है। बट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में P sin थीटा का डायरेक्शन ये है, P sin थीटा का डायरेक्शन ये है। तो इक्वेटोरियल पे आप क्या पढ़ते हो, डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, डायपोल मोमेंट इधर है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन से ये है तो उसके अपोजिट डायरेक्शंस में आपके पास इक्वेटोरियल पे होता है। तो इस बार यहाँ पे डायपोल मोमेंट आपके पास P sin थीटा ये था, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और वो कितना होता है, kp/r³। P के जगह P sin थीटा रख दीजिए, P के जगह कितना, P sin थीटा, तो kp sin थीटा/r³। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट निकालना है। जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड A एंड B गिवन हो, थीटा एंगल पे आपके पास हो, उसका जो रिजल्टेंट होता है वह √a² + b² + 2ab cos थीटा होता है। अब यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे cos 90 पुट करोगे वो आपके पास 0 हो जाएगा, तो √a² + b² + 2ab cos थीटा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, तो cos 90 वाला टर्म हट जाएगा, तो √a² + b² यहाँ से कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे E नेट निकालेंगे, तो इसको E1 बोल दिए, इसको हम E2 बोल दिए, इसको हम A बोल दिए, इसको हम B बोल दिए, तो स्क्वायर रूट क्या करोगे, a² + b² + 2ab cos 90 डिग्री, cos 90 वाला टर्म 0, तो दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, यहाँ से 4k² p² cos स्क्वायर थीटा अपॉन r⁻³ इंटू r⁻³ प्लस k² p² sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड r⁻³ इंटू r⁻³। अब यहाँ से हम लोग k² p² k² p² r³ ये सब हम कॉमन ले लिए, यहाँ पे कॉमन ले लिए, तो यहाँ कितना बचा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बचा। अब यहाँ से एक के बाहर आ जाएगा, p बाहर आ जाएगा और r⁻³ बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से। यहाँ पे बचा कितना, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ sin स्क्वायर थीटा है, अगर एक cos स्क्वायर थीटा यहाँ से ले ले तो ये फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा को हम cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा किए, दोनों को ऐड करोगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है, फॉर्मूला जो होता है वो 1 होता है, तो kp/r³ स्क्वायर रूट इन दोनों की जगह कितना 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, तो आपके पास ये डेरिवेशंस आपके पास आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग 2kp cos θ/r³ से रिजल्टेंट के बीच का कितना एंगल बनता है वो निकालते हैं, वो ऑब्जेक्टिव में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन तो है लेकिन ऑब्जेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। अब हम लोग अल्फा निकालते हैं। अब ये एंगल निकालने के लिए पहले मैं इसको आपको समझाता हूँ, अगर ये समझ जाएंगे तो ये ऑलरेडी हम लोग समझ जाएंगे। जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में परपेंडिकुलर हो, E1 E2 ये आपस में परपेंडिकुलर है, इनके बीच का रिजल्टेंट E नेट है। E1 से अल्फा एंगल मान लो और E2 से बीटा एंगल मान लो। अब आपको tan अल्फा tan बीटा कैलकुलेट करना है। E1 E2 आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, इससे रिजल्टेंट अल्फा एंगल पे है, E2 से इसका जो रिजल्टेंट E नेट है बीटा है,
जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, tan अल्फा निकालना हो तो इन दोनों को छोड़ दो, E1 E नेट को छोड़ दो, E2 बाई E1 है ये, tan अल्फा लेना है ना तो E1 को छोड़ दीजिए, E2 बाई E1, E2 बाई E1, E2 बाई E1, इसको समझना है। tan बीटा लेंगे तो E2 को छोड़ दो, E1 बाई E2, E1 बाई E2, E1 बाई E2 आपके पास होगा। अब यहाँ से A और B दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, A से रिजल्टेंट अल्फा एंगल पे, तो tan अल्फा कितना होगा, A को छोड़ दो और R को छोड़ दो तो कितना B बाई A, कितना हो गया B बाई A आपके पास हो गया। यहाँ पे ये दोनों जो आपके पास है परपेंडिकुलर है, अब इससे रिजल्टेंट का एंगल अल्फा है तो tan अल्फा लेना है तो इसको छोड़ दो, दिस बाय दिस हो गया, दिस बाय दिस, तो KP साइन थीटा बाय आर क्यूब डिवाइडेड 2KP कॉस थीटा बाय आर क्यूब, KP से KP कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा तो 1/2 tan थीटा, तो tan अल्फा कितना हाफ tan थीटा। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है 1 मार्क्स के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है 1 मार्क्स के लिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले हम लोग इसको समझे, इसके बाद हम लोग ये किए। ऑब्जेक्टिव के लिए ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस तीनों को क्या करना, आप एक साथ याद करना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे तो इजीली आपसे बन जाएंगे। फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्सियल में 2KP बाय आर क्यूब, इक्वेटोरियल KP बाय आर क्यूब, जनरल पॉइंट या एनी पॉइंट पे KP बाय आर क्यूब स्क्वायर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। एक चीज़ देखना, KP बाय आर क्यूब, KP बाय आर क्यूब और KP बाय आर क्यूब तीनों में, KP बाय आर क्यूब, KP बाय आर क्यूब, KP बाय आर क्यूब तीनों में स्क्वायर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा आपके पास है, tan अल्फा कितना हाफ इंटू tan थीटा। अब अगर आपके पास ये जो है सो माइनस क्यू है और ये आपके पास प्लस क्यू है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन P, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच का सेपरेशन P है, L है, दोनों के बीच का सेपरेशन L है, तो P कितना होता है, कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड लो और दोनों के बीच का सेपरेशन लो, कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड लो और दोनों के बीच का सेपरेशन लो। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए। फॉर्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन से वो निकाल सकते हैं। अब कहीं P निकालना होगा तो P आपको पता है क्या होता है, K का वैल्यू आप जानते हो 9 × 10⁹ होता है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देते हैं हम आपको, उसके बाद डेरिवेशंस पे आते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके पास है, उसी को वर्डिंग के फॉर्म में आपको बोलेगा और इस पॉइंट पर, जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। फॉर्मूला KP बाय आर क्यूब स्क्वायर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 है। ये एंगल जो थीटा आपके पास है 60 डिग्री है। K के जगह 9 × 10⁹ P आपके पास दे दिया है डायपोल मोमेंट, यहाँ पे पुट कर दोगे 2 × 10⁻⁸। यहाँ से जो डिस्टेंस है 1 मीटर उसका क्यूब कर दिए, 3 कॉस यहाँ पे थीटा कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 का वैल्यू कितना 1/2 × 1/2 स्क्वायर है प्लस 1। आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 90√7 है। तो जस्ट आपको पता होगा तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपसे पूछेगा कि बताइए कि tan अल्फा कितना होगा, तो आपको पता है कि tan अल्फा का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ tan थीटा है, हाफ tan थीटा है, और हाफ tan थीटा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री है। तो यहाँ से 1/2 और tan 60 का वैल्यू कितना √3, तो यहाँ से आपके पास √3/2 आपके पास tan अल्फा हो गया, ये आपके पास है। तो इससे पूछेगा तो आप कैलकुलेट यहाँ से आप कर सकते हैं। अभी हम लोग टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, उसके लिए ये दोनों डिफिनीशंस का आना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलेंगे। दोनों सिमिलर टाइप का आपके पास है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम इन ऑल द पॉइंट्स
देन सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर नोन एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म को उसी के बेसिस पे बोलना है, तो यहाँ सेम बोले हैं तो यहाँ यूनिफॉर्म बोले हैं। अगर यहाँ डिफरेंट बोलेंगे तो यहाँ नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे, यहाँ डिफरेंट बोलेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे आपके पास। यहाँ ये जो आपके पास दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्टार्ट फ्रॉम लाइन चार्ज, ये जो लाइन चार्ज है वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या होता है, स्टार्ट होता है। हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में पढ़ चुके हैं पहले। तो यहाँ पे लाइन चार्ज आपके पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो स्टार्ट हुआ तो लाइन चार्ज के कारण जो आपके पास फील्ड होता है वो आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इस पॉइंट का इंटेंसिटी, इस पॉइंट का, 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 सभी पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ई आपके पास है, तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म। अब निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे आपके पास टर्मिनेट होता है ई का डायरेक्शन ये, बट किसी भी पॉइंट की अगर हम बात करें तो सभी पॉइंट का इंटेंसिटी क्या होगा, सेम आपके पास होगा। अब ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके पास जान गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होता है, डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होता है वो पॉइंट चार्ज से होता है, और यूनिफॉर्म जो स्टार्ट होता है वो लाइन चार्ज से स्टार्ट होता है। काफ़ी यूज है अभी, इसलिए हम आपको बताएं। रिलेशंस बिटवीन एफ एंड ई हम लोग करते हैं। Q1 पॉइंट चार्ज +1 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा r डिस्टेंस पे KQ1/r², कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। जब यहाँ Q2 चार्ज लेंगे, इन दोनों के कारण इस पॉइंट का जो फोर्स होगा KQ1 Q2/r², KQ1/r² जब यहाँ पे E के बराबर है तो फोर्स बराबर Q2 × E हो गया, Q2 × E। कहने का मतलब है इस पॉइंट P का इंटेंसिटी गिवन हो और इस पॉइंट का चार्ज गिवन हो, फिर से सुनिए, इस पॉइंट P का चार्ज गिवन हो और इस पॉइंट P का इंटेंसिटी गिवन हो, तो जो फोर्स होता है वो Q2 × इस पॉइंट का इंटेंसिटी होता है, Q2 × E होता है, Q2 × E। यहाँ पे आपके पास Q2 चार्ज है और यहाँ का इंटेंसिटी E हो जाए तो फोर्स कितना होगा, Q2 × E, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे इस पॉइंट का चार्ज आपके पास पता है और इस पॉइंट का इंटेंसिटी पता है, फोर्स कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट का इंटेंसिटी कितना है, 10, इस पॉइंट पे चार्ज कितना है, 2 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम आपके पास है, 2 माइक्रो कूलम। तो यहाँ से हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं, इस पॉइंट का चार्ज, इस पॉइंट का इंटेंसिटी, ये आपके पास आ गया। मैक्रो की जगह 10⁻⁻⁶ और 10 ये आपके पास हो गया। इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस्ड किया गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके पास देखिए वेक्टर F = Q × E, आपको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला Q × E है। यहाँ पे हम ये फोर्स = Q × E होता है, वेक्टर फॉर्म दिए तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, उस पर एरो नहीं लगेगा, E पर एरो लगेगा। तो F = ये जो वेक्टर F है Q × ये आपके पास, ये आपके पास वेक्टर E पर आपके पास वेक्टर है। अब Q पॉजिटिव होगा तो F और E का डायरेक्शन सेम होगा, Q निगेटिव होगा F और E का डायरेक्शन अपोजिट होगा। समझिए, Q पॉजिटिव F और E का डायरेक्शन सेम, Q निगेटिव F एंड E का डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल प्लेस्ड किए, डायपोल प्लेस्ड किए, एक बार इस फॉर्मेट में किए, एक बार हम लोग हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकल में करके देख लिए। अब ये आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस्ड किए हैं। अब आपको वहां पे फोर्स का डायरेक्शन शो करना है। देखो ये प्लस है, प्लस चार्ज है तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा E के डायरेक्शन में होगा, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा E के अपोजिट में होगा जब निगेटिव चार्ज होगा। ये पॉजिटिव है यहाँ, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन E के डायरेक्शन में होगा, निगेटिव चार्ज में फोर्स का डायरेक्शन E के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जस्ट लाइक यहाँ पे कीजिए, पॉजिटिव चार्ज तो फोर्स का डायरेक्शन जो आपके पास होगा E के डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो E के डायरेक्शन में। अगर निगेटिव चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन E के अपोजिट डायरेक्शन में, E के अपोजिट डायरेक्शन में। कोई प्रॉब्लम है?
F और E सेम डायरेक्शन होगा जब Q पॉजिटिव होगा, F और E अपोजिट डायरेक्शन होगा जब Q निगेटिव होगा। यहाँ डायपोल आपके पास प्लेस्ड कर दिए, ये प्लस Q है, ये प्लस Q है, तो फोर्स जो होगा वो E के डायरेक्शन में होगा। और कितना होगा? Q इंटू ई, सभी जगह क्या होगा? Q इंटू ई, Q इंटू ई। मैग्नीट्यूड लिखेंगे, साइन तो दे ही चुके हैं तो मैग्नीट्यूड लिखोगे, डायरेक्शन शो आप कर ही चुके हो। यहाँ पे भी जो इस डायरेक्शन लिखेंगे Q इंटू ई लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। डायरेक्शन तो शो कर चुके हैं, हम लोग मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो माइनस Q इंटू ई नहीं लिखेंगे, प्लस Q इंटू ई लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। डायरेक्शन से इंपॉर्टेंट था। अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम हो समझने में तो आप ऐसा सोचो, ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके कारण होता है? लाइन चार्ज के कारण होता है, लाइन चार्ज। और यहाँ हम ये मान के चलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है? स्टार्ट होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन्स जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होता है। अब ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। ये प्लस इस प्लस को रिपेल, ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट, ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट। जस्ट लाइक यहाँ देखो, ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट, इस माइनस को अट्रैक्ट, इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। बट सोचना आपको जस्ट ऐसा है, Q पॉजिटिव F एंड E सेम डायरेक्शन, Q निगेटिव F एंड E अपोजिट डायरेक्शन। सिंपल सी बात है, अगर आप जानते हो तो इतना करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जो आपको ईजी लगे आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। हम लोग ये जो सीख रहे हैं इसलिए सीख रहे हैं, टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसका डेरिवेशंस में। If P and E are the same direction, then such type of electric dipole are known as stable equilibrium। आपसे बोला जाएगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, P और E का डायरेक्शंस अगर सेम होगा तो आप वैसे डायपोल को आप बोलोगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। P एंड E अपोजिट डायरेक्शंस में होगा, वैसे डायपोल को बोलोगे कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो पहले माइंड में क्या आएगा कि P और E का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो ये आपके लिए हम छोड़ दिए, चार्ज बैठाओ कहाँ बैठाओगे। तो सबसे पहले P क्या करोगे? P का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन सेम, तो ये आप क्या करोगे? निगेटिव चार्ज, और ये क्या होगा? पॉजिटिव। P का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है? निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। न जाने हम कितने टाइम्स आपको इस 2 लेक्चर में ये बातें बोल चुके हैं। तो ये आपके पास माइनस Q होगा और ये आपके पास प्लस Q होगा। P और E अपोजिट डायरेक्शंस में होगा तो उसे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अब यहाँ पे P का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन क्या किए? अपोजिट किए। P और E का डायरेक्शन क्या किए? अपोजिट। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा? माइनस Q, और ये आपके पास क्या होगा? प्लस Q होगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब कर सकते हैं आप लोग। To derive torque when electric dipole placed in uniform electric field, जब डायपोल आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोड्यूस्ड होगा तो टॉर्क डिराइव करना है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E आपके पास है, ये A पॉइंट पर जो पॉइंट चार्ज है, A पॉइंट चार्ज माइनस Q है, B पॉइंट का जो पॉइंट चार्ज है वो प्लस Q है। डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शंस है निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डायपोल का लेंथ 12 मान लिए हम। अब इस पॉइंट पर फोर्स दिखाना है तो आपको पता है प्लस होगा, प्लस Q चार्ज, तो फोर्स और E सेम डायरेक्शन में, और कितना? ये Q, और इस पॉइंट का इंटेंसिटी कितना है? E, तो Q इंटू E होगा। इस पॉइंट पे ये माइनस Q चार्ज है तो फोर्स ऑन E अपोजिट डायरेक्शन होता है, और मैग्नीट्यूड कितना? ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, और इस पॉइंट का इंटेंसिटी क्या है? E है। ये सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म। अब देखिए टॉर्क निकालना होता है तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। फोर्स यहाँ पे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के आसपास एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस या निगेटिव एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पे कौन सा लेंगे? वाई एक्सिस। देखो फोर्स आपके पास एक्स एक्सिस है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा लेंगे? BC आपके पास लेंगे। कौन सा लेंगे? BC लेंगे। अब ये अलग अलग बोर्ड में आपके पास अलग अलग मार्क्स में पूछे जाते हैं। अब जम्मू बोर्ड की बात कर लो, पंजाब बोर्ड की बात कर लो, तो वहाँ ये 5 मार्क्स में भी पूछे गए हैं।
अब किसी अनदर बोर्ड की बात करोगे तो 2 मार्क्स में ही पूछे हुए हैं आपके पास। यहाँ देखो फोर्स आपके पास एक्स एक्सिस है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास वाई एक्सिस हो जाएगा। अब ए बी बोल दिए, अब ये बी सी निकालना है तो आपको पता है ना ये 2l इसके साथ थीटा है, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर लेंथ कितना होता है 2l साइन थीटा होता है। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते थे। अब यहाँ पे P का डायरेक्शन निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज और E का डायरेक्शन इधर आपके पास है, यहाँ से यहाँ, इन दोनों के बीच का एंगल हम थीटा यहाँ लिए, क्योंकि एंगल जो होता है दो टेल के बीच का एंगल कंसीडर होता है वेक्टर में। आप 11th में पढ़े होगे। पहले हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल को डिफाइन कर दिए। इलेक्ट्रिक डायपोल है कंसिस्ट टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज आपके पास है -q ए पर है +q बी पर आपके पास है। डायपोल बी हेल्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा विथ द हॉरिजॉन्टल आपके पास है। टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो फोर्स कितना होता है मैग्नीट्यूड में Q इंटू ई, Q इंटू ई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा BC, तो BC। अब हम लोग साइन थीटा निकालोगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस BC, इन दोनों के बीच का AB के बीच का लेंथ कितना है 2l है। तो साइन थीटा BC बाय 2l, BC निकालोगे 2l साइन थीटा आ गया। यहाँ पे Q इंटू BC, BC की जगह 2l साइन थीटा, Q इंटू 2l को एक साथ लिखते हैं इंटू E साइन थीटा। Q इंटू 2l को हम लोग क्या बोलते हैं P, P क्या होता है पॉजिटिव चार्ज इंटू दोनों के बीच का सेपरेशन Q इंटू 2l P E साइन थीटा। तो टॉर्क जो आपके पास डिराइव हुआ P साइन थीटा, टॉर्क जो डिराइव हुआ P साइन थीटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम जल्दी करना चाहते हैं डायरेक्ट, तो देखो आपको पता है ना कि ये QE है। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस होगा, ये 2l कॉस थीटा है जिसके साथ थीटा, और ये वाला लेंथ क्या होगा 2l साइन थीटा। तो ये लेंथ बराबर ये लेंथ है, तो QE इंटू 2l साइन थीटा होगा। अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल लेते हो तो ये, और वर्टिकल में लोगे आपके पास, तो आप जानते हो कि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा एक्स एक्सिस। तो टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कभी कभी डायग्राम क्या करता है आप क्वेश्चंस बैंक या किसी बुक में, तो हॉरिजॉन्टल में आपके पास है, किसी में वर्टिकल में। तो जब वर्टिकल होगा तो फोर्स भी आपके पास वाई एक्सिस पे होगा, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे वो एक्स एक्सिस पे लोगे। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डायपोल को हम प्लेस्ड करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को डिराइव करना है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में 3 डेरिवेशंस हम आपको बताए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरल पॉइंट पे ड्यू टू डायपोल, डायपोल को प्लेस्ड किया गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, टॉर्क निकाले। डायपोल को प्लेस्ड किया गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वहाँ पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकाल रहे हैं। यहाँ पे सपोज एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ये आपके पास थीटा होगा विद द हॉरिजॉन्टल है आपके पास। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ में आया, बट ये सर आपने एक्सटर्नल लगाया। देखिए एक्सटर्नल इसलिए क्योंकि ये किसी लाइन चार्ज के कारण ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये जो डायपोल को प्लेस्ड करते हैं किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में करते हैं, वो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसलिए हमने वहाँ वर्ड लिखा यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए a small amount of work done in rotating the dipole through a small angle d theta। जब इस डायपोल को हम रोटेट करेंगे और रोटेट करेंगे तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो रोटेट करने में आपके पास डायपोल को लगा थ्रू ए एंगल डी थीटा। हम लोग वर्क एनर्जी पावर तक में जो dw लिखते हैं वो F इंटू dx लिखते हैं। अभी भी हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपको हम बताए हैं, जब पोटेंशियल आपके पास जब कर रहे थे पॉइंट चार्ज पे या पोटेंशियल एनर्जी जब कर रहे थे तो dw इज इक्वल टू F dx का हम यूज किए। लेकिन जब रोटेट करते हैं
तो फोर्स के जगह टॉर्क का यूज होता है, फोर्स के जगह टॉर्क लगते हैं। और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट लिए हो उसके जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। ये जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है उसके जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगल आपके पास बनता है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स था, एफ के जगह काम करता है रोटेशंस में टॉर्क का, और डी एक्स के जगह डी थीटा, डिस्प्लेसमेंट के जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। टॉर्क जस्ट अभी हम लोग निकाल रहे हैं पी साइन थीटा डी थीटा। जब इंटीग्रेशन बोथ साइड्स वी गेट करोगे तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे, पी साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, तो डी डब्ल्यू का जो इंटीग्रेशन होगा डब्ल्यू होगा। यहाँ से जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर निकल गया, पी साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। अब एंगल थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 क्या है, इनिशियल एंगल आपके पास है, थीटा 2 क्या है, फाइनल एंगल आपके पास है जो रोटेट करते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास यहाँ से ये डायपोल आपके पास यहाँ आ गया, ये डायपोल आपके पास यहाँ आ गया, तो रोटेशन से ना पहले हम थीटा, यहाँ से हम थीटा 1 लिए, फिर यहाँ से थीटा 2 लिए, आपके पास ये रोटेशन हो रहा है ना, तो रोटेट जो कर रहे हैं, तो हम क्या किए थीटा 1 और आपके पास थीटा 2 लिए, थीटा 1 और आपके पास हम क्या किए थीटा 2 ले लिए। अब यहाँ से साइन थीटा का जो आपके पास इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस थीटा होता है, ये माइनस बाहर निकाल लिए तो माइनस पी ई कॉस थीटा, थीटा 1 थीटा 2। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो थीटा के जगह पे थीटा 2 पुट करेंगे, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 हो जाएगा। फिर माइनस को आप अंदर ले गए तो पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, या तो आप इस फॉर्मेट में याद रखो माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, या पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, आप इस फॉर्मेट में रखो, किसी भी फॉर्मेट में रखोगे काम आपके पास चलेगा। जब हम इसको डिराइव करेंगे बोर्ड के एग्जाम में, तो पहले क्या करना, इस डिफिनीशन से पहले इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डिफिनीशन है वो पहले लिख डालना आप, वहाँ पे आप लिख के फिर यहाँ से आप शुरुआत करना। यहाँ लिख लिए, फिर हम लोग ये लिखे, इसके बाद हम लोग फिर ये लिखेंगे बेटा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस बताते हैं आप। टॉर्क का फॉर्मूला है पी साइन थीटा, टॉर्क मैक्सिमम होगा डेट मीन साइन थीटा को मैक्सिमम होना होगा, और साइन थीटा कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, तो टॉर्क पी साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो साइन थीटा 1 हो जाएगा, तो पी इंटू 1, यही चीज़ यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, थीटा 1 इनिशियल एंगल है बिटवीन पी एंड ई का, थीटा 2 फाइनल एंगल है बिटवीन पी एंड ई का। आपसे बोलेगा क्वेश्चंस में स्टेबल इक्विलिब्रियम से 60 डिग्री पे चला गया, तो इनिशियल स्टेबल इक्विलिब्रियम था, इसका मतलब P और E के बीच का एंगल कितना था 0 डिग्री, P और E के बीच का एंगल कितना था 0। स्टेबल का मतलब क्या, P और E सेम डायरेक्शन में है, एंगल 0 डिग्री हुआ, वहाँ से 60 डिग्री चला गया, तो थीटा 1 0 डिग्री लोगे, थीटा 2 कितना लोगे 60 डिग्री लोगे। तो उसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन में बोलेगा और आपको यहाँ पे निकालना। अब इससे रिलेटेड हम 2-3 क्वेश्चंस आपको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपके पास है इलेक्ट्रिक डायपोल आपके पास है +1 -1 1 माइक्रोकूलम +-1 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम +1 माइक्रोकूलम, सेपरेट है 2 सेंटीमीटर पे। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जो यूनिफॉर्म आपके पास गिवन है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। मैक्सिमम टॉर्क कैलकुलेट करना है। टॉर्क का फॉर्मूला है P साइन थीटा, मैक्सिमम टॉर्क है P इंटू ई, साइन थीटा का वैल्यू 1 हो गया। P यहाँ से निकालोगे तो आप निकालना जानते हो Q इंटू दोनों के बीच का सेपरेशन। पॉजिटिव चार्ज लोगे यहाँ 1 मैक्रो का 10⁻⁻6, लेंथ आपके पास 2 सेंटी का मतलब होता है 10⁻², 2 इंटू बेस सेम है पावर ऐड हो गया, तो मोमेंटम आपके यहाँ जो आपके पास है डायपोल मोमेंट वो कूलम इंटू मीटर आपके पास है। यहाँ पे P के जगह डायपोल मोमेंट वहाँ से यहाँ पुट कर दो, E का जो वैल्यू आपके पास है ये आपके पास 10⁵ है। तो टॉर्क का जो आपके पास है वो जो यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर होता है या फिर जूल होता है आपके पास। न्यूटन मीटर को क्या लिखते हैं हम लोग, जूल लेते हैं, तो टॉर्क का आपके पास ये कैलकुलेट होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा।
क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट गिवन है स्टार्ट में अलाइंड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टार्ट में आपके पास P और E का डायरेक्शन सेम था तो θ1 0 डिग्री लिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास E ये आपके पास था, स्टार्ट में आपके पास 0 डिग्री पे था। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल एट 60 डिग्री, फाइनल आपके पास θ 60 डिग्री, P और E के बीच का एंगल 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। P गिवन है आपके पास, E गिवन है। पोटेंशियल एनर्जी -PE cos θ2 - cos θ1, P के जगह पुट किए, E के जगह पुट किए, cos 60 - cos 0, cos 60 का वैल्यू 1/2, cos 0 1 हो गया। यहाँ से आपके पास पॉइंट हटाए तो 2 जीरो आपके पास नीचे 1 के साथ आ गया तो 144 डिवाइडेड 100 हो गया। यहाँ 10 के पावर -8 और +4 में -4 हो गया। 5 को 144 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ से -½ आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 से 144 72 टाइम्स यहाँ से मल्टीप्लाई किए 360 10⁻⁻6 जूल आपके पास है। तो कितना आसान आपके पास है। वो शुरुआत में क्या था, स्टार्ट में अलाइंड था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, डायपोल के अलाइंड था आपके पास। काफ़ी आसान क्वेश्चन है बेटा। कैलकुलेट डायपोल मोमेंट एट पॉइंट P आपके पास है। ये P पॉइंट पर डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। यहाँ देखिए डायपोल पहले बनाइए। इलेक्ट्रिक डायपोल बनाने के लिए इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज होना चाहिए। यहाँ +Q है, यहाँ +Q है तो -Q लिख सकते हैं। अब डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज है तो ये P और P आपके पास है, दोनों के बीच का 60 डिग्री है। क्वेश्चन जब आप बनाए हुए तो आपको पता है कि जब आइडेंटिकल आपके पास मैग्नीट्यूड गिवन है और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री होता है तो P√3 होता है। अब यहाँ पे वो कैसे 2P cos θ/2 किए, थीटा की जगह 60 डिग्री लिए, 2P cos 60/2 ये जो आपके पास है cos 30 हो गया, cos 30 का वैल्यू √3/2, 2 से 2 कटा P√3 और P कितना आया Q × L, इसके लिए कितना Q × L, तभी तो P और P लिखे थे QL√3। लास्ट क्वेश्चन NCERT का इलेक्ट्रिक डायपोल का एक क्वेश्चन है जिसको हम बोर्ड पे सॉल्व कर देते हैं। आपका आज का जो लेक्चर है कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वो जो सॉल्यूशन है समझ में आ जाएगा बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक्सरसाइज फर्स्ट का NCERT का 10th नंबर क्वेश्चन है। डायपोल मोमेंट P गिवन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में E गिवन है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, टॉर्क का फॉर्मूला P sin थीटा, टॉर्क कैलकुलेट करना है। हर दूसरे और तीसरे लेक्चर में मैं आपको होमवर्क देता हूँ। मैं 2007 से पढ़ा रहा हूँ बेटा और मैं होमवर्क दे करके वीक से वीक स्टूडेंट को देखा काफ़ी अच्छा करते हुए, और जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो अच्छे का सेंस है कि वो जो मेहनत करने वाले हैं उनको काफ़ी अच्छा मार्क्स आए। तो मैं 2 होमवर्क आपको दे रहा हूँ डेरिवेशंस, आप उसको प्रैक्टिस करके अगले लेक्चर में आप बैठना। इसी तरीके से मैं होमवर्क देता रहूँगा आप लोग को। ये 2 होमवर्क है, अगले क्लास में आप इसको करके आओगे। इसी तरीके से मैं आपको हर दूसरे लेक्चर में होमवर्क दिया करूँगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में।